मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। अरे डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कदमों में जहान हो, पूरी दुनिया आपके कदमों में हो, देन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, एंड नॉट ओनली वर्क, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, चलिए। बिकॉज हार्ड वर्क कैन बी टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। हार्ड वर्क में इतनी ताकत है ना कि बहुत टैलेंटेड इंसान को भी हरा सकता है, क्योंकि टैलेंटेड इंसान जब टैलेंटेड बन जाता है ना, तो उसके अंदर एक आलस्य आ जाता है, और वो आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। उस आलस्य को, जो उसका दुश्मन है, उसको अपनी ताकत बना के आप उसे जीत सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डैश इज दैट पोर्शन ऑफ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। पहले ये तो बता दे डिस्कस क्या करने वाले हैं भाई। आज हम डिस्कस करने वाले इस पर्टिकुलर चीज से जितना भी खर्चा होगा वो आपको देखना है। मान लो प्रोडक्शन का एक खर्चा होगा, मार्केटिंग का एक खर्चा होगा, फाइनेंसिंग का एक खर्चा होगा, एडवर्टीजमेंट का एक खर्चा होगा। ठीक है, अलग अलग खर्चे हमने अलग अलग कर दिए। हमने कहा भाई एक कॉस्ट सेंटर बनाते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, एक कॉस्ट सेंटर बनाते हैं मार्केटिंग कॉस्ट सेंटर। जितने खर्चे प्रोडक्शन से संबंधित होंगे उसको प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर देखेगा, जितने खर्चे मार्केटिंग से संबंधित होंगे उसको मार्केटिंग कॉस्ट सेंटर देखेगा। तो कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं आप एक सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग बेस है, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉस्ट की अकाउंटिंग करते हैं, उसकी असर्टेनमेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस कॉस्ट को हम कंट्रोल करें। क्योंकि कॉस्ट सेंटर अगर बना होगा ना, तो हम ये पता लगा पाएंगे कि ज्यादा खर्चा कहाँ लग रहा है। जैसे मान लो तुमको पता लगाना है कि तुम्हारा खर्चा ज्यादा कहाँ है, और तुमको ये पता है कि हमारे बिजनेस का टोटल खर्चा 1 लाख रुपए है, तो कहाँ कंट्रोल कर पाओगे? तुम ये नहीं समझ पाओगे ना कि कहाँ खर्चा ज्यादा लग रहा है। उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि बिजनेस में से प्रोडक्शन का खर्चा 10,000 है, मार्केटिंग का खर्चा 15,000 है। भाई 15,000 नहीं, मार्केटिंग का खर्चा तो 10,000 होना चाहिए, तो वहां पे आप कम कर सकते हैं। तो कॉस्ट कंट्रोल में भी आपकी मदद करता है। समझ में? क्वेश्चन बहुत लेंदी है लेकिन क्वेश्चन मजेदार है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन, डैश इज द सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। किसी व्यवसाय की गतिविधि का वह खंड है जो राजस्व और व्यय दोनों के लिए जिम्मेदार होता है। कॉस्ट सेंटर केवल कॉस्ट असर्टेन करता है और कॉस्ट को कंट्रोल करता है। प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट में से, रेवेन्यू में से कॉस्ट को घटाता है और प्रॉफिट को निकालता है। तो पूछा यह गया है कि कौन सा ऐसा सेंटर होता है जो रेवेन्यू में से खर्चे को घटा के प्रॉफिट निकालता है? कौन है भाई? प्रॉफिट सेंटर। अच्छा, कॉस्ट सेंटर क्या करेगा? कॉस्ट सेंटर केवल कॉस्ट निकालेगा, और केवल कॉस्ट निकालेगा नहीं, कॉस्ट को कंट्रोल भी करेगा। रेवेन्यू सेंटर क्या करेगा? रेवेन्यू सेंटर बस रेवेन्यू बढ़ाएगा और रेवेन्यू को कैलकुलेट करेगा, रेवेन्यू की अकाउंटिंग करेगा। समझ में आया? कॉस्ट सेंटर क्या करेगा? कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, कॉस्ट सर्टेन करेगा, कॉस्ट को कंट्रोल करेगा। रेवेन्यू सेंटर क्या करेगा? रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा, रेवेन्यू की अकाउंटिंग करेगा। और प्रॉफिट सेंटर क्या करेगा? रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट या लॉस निकालेगा। ठीक है, अगला, डैश इज ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। डैश गतिविधि या जिम्मेदारी का एक छोटा सा खंड है जिसके लिए लागत जमा की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट सेंटर। भाई जब भी कॉस्ट को एक्यूमुलेट करने की बात की जाएगी और एक्टिविटी के सेगमेंट की बात की जाएगी, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसका काम ही है कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना, मतलब कॉस्ट को जोड़ना, कॉस्ट को इकट्ठा करना, किसका काम होगा? कॉस्ट सेंटर का काम होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लागत केंद्र। अगला क्वेश्चन, डैश कॉस्ट सेंटर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पर्संस लाइक फोरमैन, स्टोर कीपर एटसेट्रा। हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं, पर्सनल एम्प्लॉयज, वो काम करते हैं, उनकी सैलरी जाती है। उस सैलरी के लिए उनके जितने भी खर्चे होते हैं, केवल सैलरी नहीं जाती एम्प्लॉय को, सैलरी जाता है, उसका पीएफ जाता है, अगर अच्छी कंपनी है तो मेडिकल इंश्योरेंस कराती है, अगर अच्छी कंपनी है तो उसको पेंशन फंड में भी उसका कंट्रीब्यूट करती है, ग्रेचुइटी वगैरह होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ कौन देखेगा? इसके लिए बनाया गया पर्सनल कॉस्ट सेंटर। पर्सनल कॉस्ट सेंटर किसके लिए बनाया गया है? एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए। एम्प्लॉयज को जितना भी कंसीडरेशन कंपनी उनके काम के लिए देने वाली है, ये सब कुछ का ब्यौरा कौन रखेगा? पर्सनल कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर समझ में आया? संगठन में बहुत सारे खर्चे हैं, उसमें से हम सारे खर्चों का एक हेड बना रहे हैं।
अलग अलग प्रकार का, जैसे मार्केटिंग का खर्चा अलग कर दो, प्रोडक्शन का खर्चा अलग कर दो, एम्प्लॉयज का खर्चा अलग कर दो। तो जो एम्प्लॉयज का खर्चा कैलकुलेट कर रहा है और कंट्रोल करने की बात कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल कॉस्ट सेंटर, यानी व्यक्तिगत लागत केंद्र। अगला, डैश कॉस्ट सेंटर कंसिस्ट ऑफ एलोकेशन और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट और अ ग्रुप ऑफ दीज। अब देखो क्या कहा गया, हम किसी इंसान की सैलरी का खर्चा नहीं देख रहे हैं, हम इक्विपमेंट का खर्चा देख रहे हैं। किसका खर्चा देख रहे हैं? इक्विपमेंट का खर्चा। इक्विपमेंट मतलब भाई बिजनेस में एसेट खरीदना है, बिजनेस में रॉ मटेरियल खरीदना है, बिजनेस में मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग के लिए हमें कुछ बैनर्स चाहिए, कुछ पोस्टर्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। देखो जनरली कॉस्ट सेंटर दो प्रकार का होगा, एक पर्सनल कॉस्ट सेंटर जो केवल एम्प्लॉयज के खर्चे से डील करेगा, एक इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर जो एम्प्लॉयज के खर्चे के अलावा जितना खर्चा होता है, चाहे वो एसेट का खर्चा हो, चाहे वो मार्केटिंग का खर्चा हो, चाहे वो प्रोडक्शन का खर्चा हो, वो सब कौन डील करेगा? इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। अब इस इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर के आगे प्रकार हो जाते हैं, कौन कौन से? मार्केटिंग कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट सेंटर, ऐसे तमाम अलग अलग कॉस्ट सेंटर बना दिए जाते हैं। अगला, कॉस्ट सेंटर से काफी सारे क्वेश्चन है। डैश कॉस्ट सेंटर कंसिस्ट ऑफ पर्संस और मशीन्स कैरिंग आउट सिमिलर ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर, जो कॉस्ट सेंटर मशीन्स के ऑपरेशन से डील करे उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर, संचालन लागत केंद्र। अगला, डैश कंसिस्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ और अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। देखो इसमें क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, क्या पूछा गया भाई? डैश कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस और कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। आपको पता है प्रोडक्शन इज नॉट एन एक्टिविटी, प्रोडक्शन इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक गतिविधि नहीं है, बहुत सारी गतिविधियों का एक समूह है, बहुत सारी एक्टिविटीज का एक ग्रुप है। प्रोडक्शन में क्या होता है? रॉ मटेरियल खरीद के लाओ, रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचाओ, उसका रॉ मटेरियल को मशीन में डालो, लेबर लगेगा, मशीन चलेगा, फिर रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बनेंगे, उसकी पैकेजिंग करो, ये सब कुछ प्रोडक्शन का ही काम होता है ना। तो भाई जो आपका प्रोसेस, जो काम आपका प्रोसेस के जरिए या फिर प्रक्रिया के जरिए होता है, प्रोसेस का मतलब, प्रोसेस किसे कहते हैं? दुनिया का कोई भी काम जिसको करने के लिए यू हैव टू फॉलो सम सीक्वेंस ऑफ स्टेप, योर सक्सेस इज अ प्रोसेस। आपकी सफलता भी एक प्रक्रिया है। कैसे कैसे भाई? अगर आपको सफल होना, फॉर एग्जांपल यू वांट टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू वांट टू बी एन एमबीए फ्रॉम आईआईएम, क्या करना पड़ेगा? पहले 12th पास, पहले 1 पास करो, 2 पास करो, 3 पास करो, ऐसे करके 10 ले पास करो, वो करी बाद 12 पास करो, 12 के बाद आईपी मैट का एग्जाम दो, होता ना, या फिर 12 के बाद वो क्या कैट तो दे नहीं सकते ना, 12 के बाद आप ग्रेजुएशन के बाद देते हैं, तो या तो ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद कैट दो, फिर आईआईएम में चले जाओ। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। क्या हम सीधे पैदा हुए तुरंत आईआईएम से एमबीए कर लें? कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते ना। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। वैसे ही प्रोडक्शन में होता है। और जो कॉस्ट सेंटर इन प्रकार की प्रोसेस से डील करता है, प्रक्रियाओं से डील करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कॉस्ट सेंटर, यानी प्रक्रिया लागत केंद्र। अगला क्वेश्चन, विच कॉस्ट सेंटर अंडरटेक प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आ गया तो आंसर क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्पादन लागत केंद्र। अगला, डैश सेंटर्स लाइक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड पावर सप्लाई डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या करता है? यानी सेवाएं देता है अदर डिपार्टमेंट्स को, उसको उसकी अकाउंटिंग कहाँ होगी? किस सेंटर में? सर्विस कॉस्ट सेंटर में। इसका आंसर हो जाएगा सर्विस कॉस्ट सेंटर। अब देखो मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर किसके लिए यूज होता है? जब आप मशीन्स यूज कर रहे हैं तो मशीन्स के लिए ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर, मशीन ऑपरेशंस के लिए, ऑपरेशंस के लिए मतलब वही प्रोडक्शन वगैरह के लिए। इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर कब यूज होगा? इक्विपमेंट बाई कर रहे हैं, कोई आइटम बाई कर रहे हैं, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। प्रोसेस कॉस्ट सेंटर कब होगा? जब कोई भी काम आप ऐसा कर रहे हैं जो एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करके पूरा होगा, जैसे प्रोडक्शन, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। और अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम को करने के लिए यू नीड सम सर्विसेज फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, तो उसकी अकाउंटिंग कहां करेंगे? सर्विस कॉस्ट सेंटर में करेंगे, यानी सेवा लागत केंद्र में करेंगे। अगला, सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस which is responsible for both the revenue and cost
किसी व्यवसाय की गतिविधि का वह खंड जो राजस्व और लागत दोनों के लिए जिम्मेदार होता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट सेंटर। मैंने आपको बताया प्रॉफिट सेंटर क्या करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू कितना है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट कितना है, यानी रेवेन्यू सेंटर और कॉस्ट सेंटर को मिला के क्या बनता है प्रॉफिट सेंटर। रेवेन्यू सेंटर क्या कैलकुलेट करेगा, रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, टोटल मनी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। प्रॉफिट नहीं होता रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, हमने सामान ही बनाया पेन कितने का 10 रुपए का, हम इसको बेचे 15 रुपया में, तो जो 15 रुपया हमको मिला वो क्या हुआ हमारे लिए रेवेन्यू। उस 15 रुपया में 10 रुपया हमारा बनाने का खर्चा था, 15 माइनस 10 5 रुपया क्या हुआ प्रॉफिट। समझ में आया। तो रेवेन्यू कॉस्ट सेंटर क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा कि टोटल प्रोडक्ट बेच के या सर्विसेज बेच के हमें कितना पैसा मिला, उसमें से हम खर्चे को घटाएंगे और जब डिफरेंस बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। आंसर क्या जाएगा प्रॉफिट सेंटर, लाभ केंद्र। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू अबाउट अ प्रॉफिट सेंटर, लाभ केंद्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। भाई सही बात है, प्रॉफिट सेंटर में रेवेन्यू को भी डिटरमाइन करते हैं, कॉस्ट को भी डिटरमाइन करते हैं, उनके बीच के डिफरेंस को सही तो प्रॉफिट निकालते हैं। दूसरा, क्रिएटेड टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेजर देयर परफॉर्मेंस। डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, देखो एक प्रॉफिट तो ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, मान लो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी प्रोड्यूसिंग मोर देन 1000 प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके, भाई हर प्रोडक्ट क्या प्रॉफिट में है या लॉस में ये जानना भी तो जरूरी है, तभी तो टाटा कंपनी डिसाइड कर पाएगी कि इस प्रोडक्ट को बंद करना है या इस प्रोडक्ट पे और खर्चा करके इसको आगे बढ़ाना है। समझ में आया। तो जितनी भी मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं, जैसे टाटा है, रिलायंस है, अडानी है, आईटीसी, आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी, ये सारी कंपनी जो है ना ये मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज है, एक प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं। जैसे लेंसकार्ट खाली चश्मे बनाता है, लेंसकार्ट क्या करता है खाली चश्मा बनाता है, तो उसके लिए कुछ खर्चा ये नहीं करना है, लेकिन जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज है उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कौन सा खर्चा हमारा, कौन सा प्रोडक्ट हमारा प्रॉफिट में, कौन सा लॉस में है। कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर। समझ में आया। अगला, इच प्रॉफिट सेंटर हैज अ प्रॉफिट टारगेट। हर प्रॉफिट सेंटर का कोई प्रॉफिट टारगेट होता है, इसको छोड़ते हैं, अगला देखते हैं। इट इज नॉट ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ऑटोनोमस मतलब होता है इंडिपेंडेंट, जो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। जो आपका प्रॉफिट सेंटर होता है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मान लो टाटा कंपनी के टाटा सॉल्ट का जो प्रॉफिट होगा, क्या वो टाटा कंपनी के टाटा मोटर्स के प्रॉफिट के साथ कहीं भी डिपेंडेंट है? नहीं भाई, टाटा सॉल्ट एक अलग कंपनी है, टाटा सॉल्ट एक अलग प्रोडक्ट है और टाटा मोटर एक अलग प्रोडक्ट है। तुमको ये भी पता नहीं होगा टाटा सॉल्ट एक अलग कंपनी बनाई गई है, टाटा मोटर्स एक अलग कंपनी बनाई गई है, टाटा का एक और क्या नाम है, जूडियो, एक अलग कंपनी है भाई वो। समझ रहे हो। तो टाटा ने एक कंपनी नहीं बनाया है, टाटा पूरा कॉन्ग्लोमरेट है, मतलब मल्टीपल कंपनी जिसके अंदर काम करती है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ग्रुप कंपनीज किसे कहते हैं। ईच प्रॉफिट सेंटर हैज अ प्रॉफिट टारगेट। ये बात सही नहीं है, हर प्रॉफिट सेंटर का कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं होता है। हाँ, एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट होता है कि मतलब हर प्रॉफिट सेंटर को इतना प्रॉफिट स्टैंडर्ड है कि ऑब्टेन कर लेना चाहिए, लेकिन कोई टारगेट नहीं होता कि हाँ इतना अचीव करना है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रत्येक लाभ केंद्र का एक लाभ लक्ष्य नहीं होता है। Segment or unit of an organization having accountability to a higher authority for performance of function assigned and cost incurred is, ध्यान से, किसी संगठन का वह खंड या इकाई जो सौंपे गए कार्य के प्रदर्शन और खर्च की गई लागतों के लिए उच्च प्राधिकारी के प्रति जवाबदेह होता है। मतलब एक कॉस्ट सेंटर बनाया जाएगा, कहा जाएगा बेटा देखो जितना खर्चा हो रहा है ना सबका जवाब तुमको देना पड़ेगा। भाई प्राइवेट कंपनीज में पैसा बहुत इंसान कमा सकता है, लेकिन जो इंसान एम्बिशियस नहीं है, जो इंसान हार्ड वर्किंग नहीं है, जो इंसान वो 9 to 6 वाला है, वो कभी प्राइवेट कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा और प्राइवेट कंपनी में इवन वो सस्टेन भी नहीं कर पाएगा। हमारे देश के युवा आज सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, क्यों? बिकॉज everyone wants comfort in his life. Just by getting the salary of 50,000, 90,000, 1 लाख मैक्सिमम वही होता है, उससे तो होता नहीं। बाकी टेबल के नीचे से जो मिलता है दिखा तो सकते नहीं हो, रख सकते हो। पता है दिक्कत क्या होती है प्राइवेट कंपनी से? प्राइवेट कंपनी में हर काम की जवाबदेही होती है।
अकाउंटेबिलिटी, बट नॉट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज में होता है, नॉट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। जैसे हमारे देश में पुलिस अथॉरिटी है, उसकी जवाबदेही कहाँ होती है भाई? नहीं होती जवाबदेही। तुमको प्रताड़ित करके चला गया, तुम कहाँ जाओगे उसका कंप्लेंट करने? तुम सोचोगे कौन पड़ेगा कोर्ट कचहरी के चक्कर में, सोच रहा पुलिस ऑफिसर है, कभी भी उसी का चलेगा, सोचोगे कि नहीं ये बात? लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी में तुमको कोई प्राइवेट रिटेलर कोई सामान गलत भेज दिया और तुम कस्टमर केयर के फोन करो, फिर देखो कैसे उसकी हालत खराब होती है। यू नो बस जो अभी चल रहा है, UPSRTC कहते हैं ना उसको, यूपी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऐसा कुछ कहते हैं। तो ये जो यूपी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है, ठीक है? इसमें मानदेय पे लोग काम करते हैं। एक दिन मैं बस से आ रहा था, शायद ये कहानी में क्लास में एक बार बताया था। एक दिन मैं बस से आ रहा था, क्या हुआ ना, बस में जनरली आप आते हैं तो पैसा जो होता है ना, मान लो मुझे 200 रुपये, मेरा टिकट का प्राइस है 110 रुपया, और मैंने 200 रुपये उसको दिया, मैंने कहा 90 रुपये वापस कर देगा वो, और वापस कर देते हैं। लेकिन उनका एक नियम है, वो तुरंत वापस नहीं करेंगे, जब वो टिकट आपका फाड़ेंगे और फिर वो वापस करेंगे, लास्ट में वापस करते हैं। हम कहा भाई टिकट दे दियो, पैसा दे दो, कोई बात नहीं, नहीं दिया। हम सो गए, हमको नींद आ रही थी, मैं दिन में शायद रात में पढ़ा हुआ था, नींद आ रही थी, ट्रैवल कर रहा था, तो मैं सो गया। जब डेस्टिनेशन पे पहुंचा मेरा बस, तो मेरी नींद खुली, और डेस्टिनेशन से 2 किलोमीटर पहले वो जो टीटी था वो उतर गया था, जो टिकट ले रहा था, पैसा नहीं दिया मुझे। सब लोग मुझे हंस रहे हैं मेरे ऊपर, सारे बस वाले। मैं कहा अरे यार टिकट में ऐसे उठाया, भाई कहाँ गया टीटी, हमारा हालत खराब, कहाँ गया टीटी भाई, पैसा 90 रुपये भाग गया हमारा ससुर। हम देखे किनारे टोल फ्री नंबर दिया है, सब लोग खूब हंसे हमारे ऊपर। ड्राइवर भी कह रहा है, जैसे गांव वाले लोग जानते हैं कुछ अलग अभद्र भाषा बोलते हैं, थोड़ा बहुत मुझे बोले। मैं कहा भाई देखो, मैं जवाब बोल के नहीं देता हूँ, जवाब मैं काम से देता हूँ। मैंने कहा चलो एक काम करते, कुछ तो ऑप्शन होगा इसका। तो मैं देखा अरे भाई लाल लाल नंबर लिखा है, आराम से 3 नंबर, तुरंत लगाए। पहला नंबर नहीं लगा, दूसरा नंबर लगाया, वो भी नहीं लगा। हम कह लग रहा बेइज्जती हो जाएगी, लग रहा हंसवा के ही जाएंगे। तीसरा नंबर लगाया, सौभाग्य से लग गया। अगर वो बस जो चल रही है वो पूरी गवर्नमेंट कंपनी होती, 100% गवर्नमेंट कंपनी होती, तो मैं एकदम 100% श्योर हूं कभी वो फोन आपका नहीं उठाते, और उठाते भी तो काट देते। अच्छा पता, एक फोन उठाता, शायद दूसरा वाला फोन उठाया था, फोन उठा के काट दिया। जब मैंने तीसरे वाले को फोन लगाया ना, तो वो शायद बड़ा अधिकारी था। मैंने कहा कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, ऐसी सिचुएशंस हो गई हैं और ये पैसा नहीं वापस कर रहे हैं। कहा ड्राइवर से बात कराइए, ड्राइवर से बात कराइए, जो हमको हमारा खूब मजा ले रहा था, ड्राइवर बात कराए। ड्राइवर थोड़ा बूढ़े आदमी थे, तो मैं नहीं चाह रहा था कि उनसे उलझूं, लेकिन वो भाई बूढ़े आदमी थोड़ा सा तमीज से रहो भाई, बच्चा है, कहाँ परेशान कर रहे हो उसको, दे दो 90 रुपया, तुम पैसा नहीं ले लोगे क्या टीटी से? तो वो उससे बात किया और फिर उसको डांटा वाटा, पता नहीं क्या क्या बोला। वो तुरंत पैसा निकल कर, अरे बाबू कहाँ कैला है बाबू, कहाँ फोन से कहाँ फोन लगा देते हो यार, हालत खराब कर दो, नौकरी हमारी लोग के जाओगा। हम कहे देखो इतना डर क्यों है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है उनकी। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो ससुरा वो काम करता कहा, वो तुमसे 200 लेता नहीं 500 लेता, और तुम्हारा 500 नहीं 1000 लेता, 1 रुपया वापस नहीं करता, कहता जाओ जो करना कर लो। अथॉरिटी से करता, क्योंकि वो जानता है बस कोई रेमेडी ही नहीं है। उस दिन मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ पढ़ल लिखल कौन फायदा है, ठीक है। फोन लगा के हालत खराब कर दी लोगों का। आप लोग भी कभी आपके साथ कोई प्रताड़ित करे कोई तो, अच्छा एक गड़बड़ है हमारे साथ, एक बार साइबर क्राइम का फ्रॉड हो गया। 5000 रुपये मेरा कोई ठग लिया ऑनलाइन, ठीक है। बहुत छोटा था उसमें, थोड़ा पैसा कमाया था, बच्चे होते जानते हो 11-12 में, थोड़ा पैसा कमाया था, बहुत उड़ रहा था, मैंने ठग लिया मुझे 5000। मैंने साइबर क्राइम शायद 19 ऐसे कुछ करके नंबर है उसका, 1913 और कुछ नंबर है उसका। मैंने उस पर कॉल किया, भाई कभी उसका कॉल ही नहीं लगता है। सरकार ने हर जगह एडवर्टीजमेंट किया है कि साइबर क्राइम में कोई काम हो तो कॉल करो कॉल करो, घंटा लगता है, फोन में नहीं लगता है उसका। क्यों फोन नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है फोन? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी काम कर रही है, क्योंकि पूरी तरह से गवर्नमेंट अथॉरिटी। अगर इस प्राइवेट को दे दो हालत खराब कर देगा, तुरंत फोन काम करेगा और तुरंत साइबर क्राइम जो आपके साथ किया ना उसको हालत खराब कर देगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। चलिए आते हैं टॉपिक पे, बहुत ज़्यादा भाषण हो गया। तो जो सेगमेंट जो यूनिट इस चीज़ के लिए काम करती है कि अगर जो कॉस्ट हुआ है उस कॉस्ट के पीछे मैं रीज़न नहीं बताऊंगा तो टॉप मैनेजमेंट मेरा हालत खराब कर देगा। उसको हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जिम्मेदारी लेता है। क्या जिम्मेदारी लेता है? कि भाई जितना खर्चा लेगा होगा उस खर्चे में हर खर्चे का जवाब मेरे पास होगा। क्या काम है इसका? बस खर्चे का जवाब देना है। जितना खर्चा किए हो, कहाँ खर्चा किए हो, घर वाले पूछते हैं ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, समझ में आया? तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हो गए, वो लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं बताते हो तो हालत खराब हो जाती है।
वैसे प्रीति बहुत पैसा उड़ाती है। अगला क्वेश्चन, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन विच इनपुट्स आर मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स एंड आउटपुट्स आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जिसमें इनपुट्स को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जाता है और आउटपुट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, आउटपुट्स आर नॉट रिकॉर्डेड, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस सेंटर। आउटपुट्स आर नॉट रिकॉर्डेड मतलब क्या है? इनपुट का मतलब क्या है? हमने रॉ मटेरियल खरीदा, हमने खर्चा किया, कुछ बिजनेस में आया होगा इनपुट, उसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे, लेकिन वो सामान बन के बिकेगा तो उसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। कौन करता है फिर? रेवेन्यू सेंटर। समझ में आया? एक्सपेंस सेंटर बस खर्चा हुआ उसकी रिकॉर्डिंग करेगा, पैसा आया उसकी रिकॉर्डिंग कौन करेगा? रेवेन्यू सेंटर। इसका आंसर हो जाएगा व्यय केंद्र, एक्सपेंस सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन विच परफॉर्मेंस इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड। एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जिसमें आपका जो परफॉर्मेंस है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे मेजर किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट सेंटर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? हमने 1 लाख रुपया लगाया, इस पे 10% का ROI है। ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या है? इस 1 लाख के रुपए में हमको कितना रुपया फायदा होगा? 10,000। 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000 होगा। ठीक, चलिए। अच्छा, फायदे की बात कर रहे हैं, चलिए एक और फायदे की बात आपके साथ कर लेते हैं। अगर आप लोग सच में कॉमर्स फील्ड के बहुत अच्छे प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, कॉमर्स के सारे करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो अभी जाइए द अमृत पाठशाला को सब्सक्राइब करिए। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी लोग अभी तुरंत जाएंगे और द अमृत पाठशाला को सब्सक्राइब करेंगे। क्यों सब्सक्राइब करेंगे? नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ योर्स, फॉर मी, फॉर द बेनिफिट ऑफ यूर्स। इसमें आपका फायदा है, क्योंकि जब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो यूनिक कंटेंट आपको मिल रहा है, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू ड्रास्टिकली इंप्रूव योर लाइफ। बहुत शानदार तरीके से आपकी लाइफ को इंप्रूव करने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच वेयर परफॉर्मेंस इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इज कॉल्ड। एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जहां पे परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड एक्सपेंस सेंटर। मतलब आप कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं। कम खर्चा कर रहे हैं मतलब परफॉर्मेंस अच्छा है, कम खर्चा ज्यादा आउटपुट, परफॉर्मेंस अच्छा। ज्यादा खर्चा ज्यादा आउटपुट मतलब परफॉर्मेंस खराब है आपका। यू नो सीमा, सीमा का फुल फॉर्म कोई बताएगा? सीमा का फुल फॉर्म कोई बताएगा? चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जैसे हमारे देश में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, वैसे इंग्लैंड में सीमा होता है। तो अकॉर्डिंग टू सीमा, अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टेन्ड और एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं कॉस्ट यूनिट, यानी लागत इकाई। किसे कहेंगे लागत इकाई? अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट यानी उत्पाद, सेवा या समय की एक इकाई जिसके संबंध में लागत का पता लगाया जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम लागत इकाई कहते हैं, कॉस्ट यूनिट कहते हैं। 39, कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट एंड हैज नो इफेक्ट ऑन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। एक ऐसा खर्चा जो हमने पहले किया था और उस खर्चे से हमें फ्यूचर में कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, उस खर्चे को हम क्या कहते हैं? संक कॉस्ट। क्या कहते हैं? डूब लागत। मतलब ऐसा पैसा जो हमने खर्चा किया डूब गया। जैसे हमने रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस किया एम्प्लॉइज के लिए, उनको चाय नाश्ता कराया, तो डूब गया पैसा। अब का आएगा का? उससे बेनिफिट होने वाला है? कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसका आंसर होगा संक कॉस्ट, डूब लागत। 40, कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले इज कॉल्ड। एक ऐसा कॉस्ट जिसमें कोई कैश आउटले, आउटले मतलब आउटफ्लो नहीं होता है, कैश आपके जेब से नहीं निकल के जाएगा, फिर भी खर्चा हो गया पे मान के चलेंगे। किसे हम कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंप्यूटेड कॉस्ट या नोशनल कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको? इंप्यूटेड कॉस्ट भी कहते हैं, नोशनल कॉस्ट भी कहते हैं। इंप्यूटेड कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कॉस्ट एक्चुअली हुआ नहीं है। अच्छा, इसका एक और नाम है इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको? याद रखिएगा भाई, अलग अलग नाम से क्वेश्चन आता है। imputed cost is also known as implicit cost, imputed cost is also known as क्या कहते हैं? नोशनल कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए जो imputed cost है ना, इसका मतलब क्या है? जैसे मेरा घर है तो मुझे रेंट नहीं देना पड़ा, लेकिन घर ना होता तो रेंट देना पड़ता। तो हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो इतना खर्चा बुक करेंगे अकाउंट्स में कि हम अपने घर को भी रेंट दे रहे हैं मान के चलिए, क्योंकि हमारा इतना पैसा तो नुकसान हो रहा है। अगर हम नहीं रहते तो किसी और को देते तो उतना पैसा आता
उतना नुकसान हो रहा है ना, मतलब एक्सपेंस तो हो रहा है, उसको हम कहते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। अगला, द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, छोड़िए जान दीजिए, ज्यादा वो हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा। लड़कों के लिए एग्जाम्पल, एक गर्लफ्रेंड को पाने के लिए दूसरी गर्लफ्रेंड छोड़नी पड़ती है। लड़कियों के लिए एग्जाम्पल, एक बॉयफ्रेंड को पाने के लिए दूसरा बॉयफ्रेंड छोड़ना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, एक जॉब को पाने के लिए दूसरी जॉब छोड़नी पड़ती है, ठीक है। जैसे मुझे मान लो कल को कोई ऑफर मिले कि आप आइए हमारे यहाँ काम करिए, मैं जॉब तो कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे, हम पार्टनर इन टारगेट गुरुकुल, तो आप आइए हमारे यहाँ काम करिए और आपको मैं 10 लाख रुपया सैलरी दूंगा साल का, ठीक है। तो अगर मैं 10 लाख एक्सेप्ट करने जाऊंगा तो मैं यहाँ जो कमा रहा हूँ ना वो मैं छोड़ के जाऊंगा, और यहाँ जो इंडिपेंडेंसी है मेरे पास, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, कोई इंटरफेयर नहीं करता मेरे काम में, ठीक है। लेकिन वहाँ जाऊँगा तो इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, हो सकता है पैसा मुझे ज़्यादा मिले, लेकिन मैं डिपेंडेंट, जहाँ मुझे लोग इंडिपेंडेंट नहीं रहने देते वहाँ मैं सर्वाइव नहीं कर पाता हूँ, वहाँ मैं छोड़ के चला जाता हूँ, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है अवसर लागत। अवसर लागत मतलब एक अवसर को प्राप्त करने के लिए दूसरा अवसर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला, इफ एन ओल्ड बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर अ बिजनेस प्रोजेक्ट, द लाइकली रेंट ऑफ द बिल्डिंग रिसीवेबल इफ लेट आउट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो ध्यान से, ये आंसर गलत दिया। एक बिल्डिंग है हमारी खुद की, उस बिल्डिंग में हम चाहते तो रह सकते थे, चाहते तो रेंट पे दे सकते थे, लेकिन हम रेंट पे नहीं दे रहे, हम अपना बिजनेस वहीं शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जो रेंट हमें मिल सकता था अगर हम उसको लेट आउट करते, उसको किराए पे देते, वो क्या हमारे लिए इंप्यूटेड कहो, नोशनल कॉस्ट कहो या इम्प्लिसिट कॉस्ट कहो, बात एक ही है। इसका आंसर होगा इंप्यूटेड कॉस्ट। अच्छा, नोशनल कॉस्ट भी दिया क्या? नहीं, तो इसका आंसर होगा इंप्यूटेड कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट नहीं होगा इसका आंसर। अच्छा, थोड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है इंप्यूटेड और नोशनल कॉस्ट में। नोशनल कॉस्ट इज मोर ऑफ अ हाइपोथेटिकल नेचर, इमेजिनरी, बट इंप्यूटेड कॉस्ट इज मोर ऑफ अ रियलिस्टिक नेचर, ये वास्तविक होता है। इंप्यूटेड कॉस्ट वास्तविक उतना नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जब याद आऊंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक, आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला, कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टॉक इज नोन एज। खर्चा हुआ क्योंकि हमारे पास स्टॉक की कमी थी, उसे हम क्या कहते हैं? आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट, क्योंकि हमारी संगठन आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। अच्छा, खर्चा कैसे हो सकता है? स्टॉक नहीं है तो कैसे खर्चा होगा? वेयर हाउस का खर्चा, ठीक है, नहीं इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं, वेयर हाउस का खर्चा मेन यही है। स्टॉक रखते कहाँ? वेयर हाउस में, गोदाम में रखते हैं। और भाई बिना मतलब के गोदामों का हम रेंट दे रहे हैं, उसमें रहता सामान, रेंट देते तो समझ में आता, तो हम आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट कहते हैं। अगला, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज एन एग्जांपल ऑफ। मशीनरी पर मूल्यह्रास एक उदाहरण है, किसका भाई? शट डाउन कॉस्ट नहीं, बंद करने की लागत। सहमत हैं आप इससे? किससे सहमत हैं आप? अच्छा, इंप्यूटेड कॉस्ट, मैंने क्या बोला था भाई? जिस खर्चे में आपके जेब से पैसा नहीं निकलता है वो खर्चा कौन सा है? इंप्यूटेड कॉस्ट है। भाई डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हो रहा है, क्या जेब से पैसा निकल के जा रहा है? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। क्या होता है डेप्रिसिएशन? नॉन कैश एक्सपेंडिचर, यानी एक ऐसा खर्चा होता है जिसमें पैसा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी पैसा जा रहा होता है, बैलेंस शीट में जा रहा होता है लेकिन कैश नहीं जा रहा होता है, ठीक है। अगला है, देखो इसका आंसर गलत दिया, इसका आंसर क्या होगा? इंप्यूटेड कॉस्ट होगा, पहला होगा इसका आंसर, आरोपित लागत। अगला क्वेश्चन, कॉस्ट इनकर्ड इवन आफ्टर शटिंग डाउन ऑफ प्लांट और टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। एक ऐसा खर्चा जिसमें आप अपना बिजनेस बंद कर दिया लेकिन फिर भी आपको खर्चा देना पड़ा। जैसे हमने बिजनेस तो बंद कर दिया है लेकिन अभी तक फैक्ट्री से मशीनरीज वगैरह नहीं निकाली है, तो फैक्ट्री का रेंट अभी भी देना पड़ेगा। वो क्या है हमारे लिए? शट डाउन कॉस्ट। क्या है? शट डाउन कॉस्ट। अच्छा, बंद करने का पता है, कंपनी बंद होती है तो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। कौन अपॉइंट होता है? CS या CM में कोई होता है। वो जो लिक्विडेटर होता है या जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है, वो पता है क्या करता है? वो कंपनी के एसेट्स को बेचता है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करता है, और उसकी सैलरी, क्या सैलरी होती है भाई?
4 से 5 महीने के लिए काम करता है और 4 से 5 महीने में 30 से 40 लाख कमा लेता है, लेकिन उसको हर प्रोजेक्ट नहीं मिलता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना भी बहुत मुश्किल है। सीए बनो, उसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्जाम दोगे और फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन पाओगे। भाई उतना समय देने के बाद उतना पैसा ना कमाए तो क्या मतलब है। तो उस लिक्विडेटर को भी एक सैलरी देनी पड़ती है। वो सैलरी भी क्या मान ली, भाई कंपनी तो बंद हो गई, बिजनेस तो बंद हो गया, फिर भी खर्चा हो रहा है। अगला, कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू अवॉइड द हैम्परिंग ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। हमारे प्रोडक्शन में कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना आए, इसके लिए हम कुछ खर्चे करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, अर्जेंट कॉस्ट। क्या कहते हैं, तत्काल लागत। जैसे मान लो हमारे संगठन में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन हमको लग रहा है नहीं कम हो जाएगा, काम करते थोड़ा और लेते आते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, अर्जेंट कॉस्ट। क्यों हम लेके आ रहे हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि प्रोडक्शन स्मूथली चलता रहे, रुके नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉस्ट दैट अराइजेस फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट इज कॉल्ड। शीर्ष प्रबंधन नीतियों से उत्पन्न होने वाली और प्रबंधन द्वारा नियंत्रित लागत को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं, समाप्त लागत यानी एक्सपायर्ड कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट यानी विवेकाधीन लागत, स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी मानक लागत, या मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत। क्या कहा गया, एक ऐसा खर्चा जो टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज से अराइज होता है और टॉप मैनेजमेंट ही कंट्रोल कर सकता है। मतलब एक ऐसा खर्चा जो हम जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि हमने अपनी कंपनी में पॉलिसी कुछ ऐसी बनाई है, और वो खर्चा हम चाहे तो कंट्रोल भी। डिस्क्रिशन मतलब क्या होता है, डिस्क्रिशन मतलब क्या होता है, मन। डिस्क्रिशनरी मतलब आपका जो मन करता है आप वो करते हैं। मतलब विवेकाधीन, विवेकाधीन मतलब अपने मन के अधीन है, आप जो मन करता है वो करते हैं। तो इसको डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये खर्चा क्यों हुआ है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में कोई तो ऐसी पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से खर्चा हो रहा है, और वो चाहे तो उस पॉलिसी को खत्म करके खर्चे को कंट्रोल भी कर सकती है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट या विवेकाधीन लागत। अगला, कॉस्ट विच कैन बी शिफ्टेड और पोस्टपोन टू अ फ्यूचर पीरियड विदाउट अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ करंट प्रोडक्शन इज कॉल्ड। ऐसी लागतें जिन्हें वर्तमान उत्पादन की दक्षता को प्रभावित किए बिना भविष्य की अवधि में स्थानांतरित या स्थगित किया जा सकता है, इन्हें डैश कहा जाता है। ध्यान से, क्या कहा गया, ऐसा खर्चा है जिसको पोस्टपोन कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, उसे हम क्या कहेंगे भाई, पोस्टपोनेबल कॉस्ट। मतलब जो खर्चा आसानी से फ्यूचर में स्थगित किया जा सकता है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी, सुनो, हमारी यूनिवर्सिटी परीक्षा कराती है, खर्चा होता है, इसलिए क्या कर रही है यूनिवर्सिटी, परीक्षा को स्थगित कर रही है, पोस्टपोन पे पोस्टपोन कर रही थी। कौन एग्जांपल हो गया, पोस्टपोनेबल कॉस्ट, क्योंकि यूनिवर्सिटी पोस्टपोन कर सकती है, भाई उसके पास पावर है। अरे हमारे प्रोफेसर पूनम टंडन जी के मन, वो एग्जाम जनवरी में कराएं चाहे मार्च में कराएं, सही बात है कि नहीं, लेकिन उनके ऊपर भी यूजीसी है भाई, उनकी भी मनमानी चलती है, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगी। अच्छा, वो चाहे तो जनवरी तक एग्जाम करा सकती है, क्योंकि यूजीसी कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज जो एग्जाम कराएंगी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ये एग्जाम कराएगी जनवरी फरवरी में। अभी खुद लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्जाम हर साल करती थी फरवरी में, लेकिन सबसे पहले एग्जाम तुम्हारा ही हो रहा है। पता है क्यों, हमारी यूनिवर्सिटी तो दुनिया को एकदम बढ़िया दिखनी चाहिए, भले बढ़िया हो जाना, दुनिया को दिख जाए हम एक नंबर यूनिवर्सिटी है, हमेशा रैंक में आनी चाहिए, टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी, टॉप नंबर 2 यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये मैम बता रहे हैं, सुनिए। हो गया, ये आंसर हो गया पोस्टपोनेबल कॉस्ट। अगला क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ मनी लॉक्ड अप इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ कैरिंग कॉस्ट। क्या होता है, किसी चीज को कैरी करने का कॉस्ट। हमने अपने संगठन में इन्वेंट्री रखा है, उस इन्वेंट्री को कैरी करने का कॉस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट, या फिर हम इसको स्टोरेज कॉस्ट भी कहते हैं। जैसे मान लो वेयर हाउस है, वेयर हाउस में 10 लाख प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, अगर 10 लाख प्रोडक्ट्स खाली हो जाए, मार्केट में बिक जाए, तो वेयर हाउस खाली कर देंगे, रेंट नहीं देंगे उसका, लेकिन नहीं बिक रहे तो रेंट देना पड़ रहा है। समझ में आया, इसको हम क्या कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट। इसका अगेन एग्जांपल एक दिया गया क्वेश्चन, कॉस्ट इनकर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री इज कॉल्ड, इसको भी हम क्या कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट ही कहते हैं। इन्वेंट्री को मेंटेन करना मतलब आपने स्टॉक रखा है, पता है स्टॉक मेंटेन होता है, आलू ऐसे थोड़ा रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, वो ठंडा घर होता है,
उसमें टेम्परेचर कम किया जाता है, उसका भी खर्चा होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी लगता है ठंडा वंडा करने में, ठीक है। समझ में आया? 50 क्वेश्चन आज के लिए रहने देते हैं, आज बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अभी तक जिन लोगों ने सारथी बैच नहीं ज्वाइन किया, जो भी बच्चा अभी यूट्यूब पे इस लेक्चर को देख रहा है, हो सकता है ये हो सकता है क्या, डेफिनेटली सारथी वाले बच्चों को तो मिलेगा ही लेक्चर। जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे आपका सारथी बैच इंतजार कर रहा है। और एक और चीज़, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा हमारे, वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और फ्यूचर एंड करियर अपडेट रहने के लिए आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोग जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। इसमें मेरा तो फायदा है, जाहिर सी बात है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट आप जानते हैं, लेकिन इसमें आपका भी फायदा है। देखिए दुनिया भर में इंस्टाग्राम पे तमाम सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं। कोई आपको छोटा कपड़ा पहन के प्रलोभित कर रहा है, कोई आपको गंदी बातें बोल के प्रलोभित कर रहा है, कोई आपको मोटिवेशन दे रहा है, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपको सूचना दे रहा हूं, और इस सूचना के बदले बस मैं इतना डिजर्व करता हूं आपसे, शायद मैं डिजर्व भी करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। दैट्स इट। कमेंट तो करेंगे ही भाई, अच्छा लगेगा वीडियो तो कमेंट करेंगे, बुरा लगे तो भी कमेंट करो बाबू, मन करे तो गरियाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारी गलती होगी हम एक्सेप्ट करेंगे, गलती नहीं होगी तो हम आपका कमेंट डिलीट कर देंगे, हमारे पास अथॉरिटी है, ठीक है। अगर मेरी गलती होगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, उससे सुधार करूंगा, नहीं होगी तो डिलीट कर दूंगा आपका कमेंट। दैट्स इट। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।